हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिसीमा अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट 1963। इसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे इसका भाग 1। देखिए एक्ट की लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि परिसीमा अधिनियम 1963। इसका अधिनियम संख्या क्या है? 36 यानी 63 का अपोजिट उल्टा कर दो 36। ये भी से याद रखने की एक ट्रिक और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये इसकी जो ये इनेक्टमेंट डेट है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसकी इनेक्टमेंट की डेट यानी इसके अनुमति मिलने की, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति मिलने की जो डेट है वह है 5 अक्टूबर 1963। और इसकी एक डेट और होती है जो इसके एनफोर्स में आने की यानी इसके लागू होने की डेट होती है। वो देखिए हम पढ़ेंगे धारा 1 में आएगी वो अभी। और इसका भाग 1 क्या है? प्रारंभिक इसकी धारा 1 क्या है? संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका क्लोज 1 क्या कहता है? इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? परिसीमा अधिनियम 1963 होगा इसका संक्षिप्त नाम। क्लोज 2 क्या कहता है? इसका विस्तार कहाँ तक होगा? इसका विस्तार देखिए लिखा हुआ है, विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया गया है। इससे अब ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अब देखिए क्लोज 3 क्या कहता है? ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे। देखिए तो इसके जो एनफोर्स में आने की डेट क्या है? 1 जनवरी 1964 है इसके एनफोर्स में आने की डेट। तो ये जो धारा 1 है मोस्टली अधिनियमों में यही होती है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसके 3 क्लोज हुए, पहला संक्षिप्त नाम का, दूसरा इसके विस्तार का और तीसरा इसके प्रारंभ का। अब देखिए इसके धारा 2 क्या है? धारा 2 है परिभाषाएं। देखिए इसकी पहली परिभाषा क्या है? आवेदक यानी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट में क्या शामिल होगा? ये देखिए पहला पॉइंट है अर्जीदार। पहला क्या है? अर्जीदार। दूसरा क्या है? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है यानी अधिकार व्युत्पन्न यानी ड्राइव हिज राइट टू अप्लाई ने जिसके माध्यम से वो राइट को लागू करवाता है ना। और इसकी तीसरा क्लोज, इसका तीसरा बात क्या है? तीसरी बात इसकी कहती है जिस संपदा का प्रतिनिधित्व है निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर करता है। ये देखिए अब इसका देखते हैं हम डेफिनेशन है। बी डेफिनेशन क्या है इसकी? देखिए आवेदन किसकी बात करता है? 2 आवेदन की यानी एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन में क्या शामिल है? ये देखिए एप्लीकेशन में शामिल है अर्जी। एप्लीकेशन में क्या शामिल है? अर्जी। सी डेफिनेशन क्या बात करती है? विनिमय पत्र। विनिमय पत्र में क्या शामिल है? हुंडी और चेक आते हैं। अब हुंडी का प्रचलन कम प्रचलन में है और चेक तो काफ़ी प्रचलन में है। हुंडी पहले चला करती थी। इसकी गैर डेफिनेशन क्या है? बंध पत्र। ये बंध पत्र जो कोई इतनी खास इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है वैसे, पर फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं।
बंधपत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है, यानी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। वह बाध्यता क्या हो जाएगी? वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। इसका अगली डेफिनेशन है प्रतिवादी, यानी डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के अंतर्गत इसका जो आवेदक की जो डेफिनेशन थी, उसका पहला क्लॉज छोड़ देंगे हम, अर्जीदार। उसके बाद इसके दो क्लॉज ऐसे कैसे हैं, देखिए, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व उत्पन्न करता है, यानी प्राप्त करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, उस पर वाद लाया जा सके। दूसरा क्लॉज है वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व, यानी संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, किसके? निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में। आगे डेफिनेशन है प्रतिवादी। प्रतिवादी है इसकी 2E में। इसके बाद देखिए, प्रतिवादी का उल्टा क्या हुआ? वादी, यानी प्लेंटिफ। वो डेफिनेशन कहाँ है? वो है 2I में। ये देखिए, ये 2I में प्रतिवादी के अपोजिट। देखिए, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वाद लाने का अधिकार उत्पन्न करता है, यानी अधिकार प्राप्त करता है। और फिर वह व्यक्ति जिसको संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा, किसके द्वारा? वादी के द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में करता है। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन प्लेंटिफ के बाद देखिए, हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे 2F ईजमेंट, सुखाचार। सुखाचार क्या है? देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम पहले। सुखाचार के अंतर्गत आता है संविदा से उद्भूत न होने वाला, यानी संविदा से उद्भूत न होने वाला, वो अपने आप में ही निहित होता है, वो संविधा से उत्पन्न नहीं होता है। अन्य की मृदा के किसी भाग या अन्य की भूमि से उगी हुई या उसमें संलग्न, यानी उससे जुड़ी हुई या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है, यानी उसका अधिकार निहित हो जाता है अपने आप ही, बिना किसी संविदा के ही। जैसे कोई किराएदार है और उसका रास्ता आने जाने का मकान मालिक के अंदर से ही जा रहा है, जहाँ से मकान मालिक रह रहा है उसी घर में से वहीं से जा रहा है, तो वो बिना किसी संविदा के ही वहाँ से आएगा जाएगा, क्योंकि उसमें उसका अधिकार अपने आप निहित हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है विदेश। कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। आगे है इसके 2J, यानी 2H क्या है? गुड फेथ, सद्भाव। सद्भाव में क्या शामिल होगा? देखिए, सद्भाव में क्या शामिल है? सम्यक सतर्कता और ध्यान, दो चीज़ें हैं। सतर्कता और ध्यान से जो किया गया कार्य है वह सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य होता है। देखिए, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है 2I हमने कर ली, वादी। आगे है इसकी परिसीमा काल और विहित काल 2J में। परिसीमा काल तो क्या है? जो शेड्यूल में दिया हुआ है, यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो इसकी अनुसूची दी हुई है लास्ट में बैरेक्ट के, उसमें है, वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और प्रिस्क्राइब्ड यानी विहित काल क्या है? जो कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित होता है। ये देखिए, ये अनुसूची में और ये अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी
वचन पत्र कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। फिर है इसका एल में, 2L में क्या है, वाद। वाद में क्या नहीं आता है दिया हुआ है, इसमें नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है। वाद में क्या नहीं आता है, वाद में नहीं आते हैं अपील या आवेदन, वाद में नहीं आते हैं। क्या नहीं आता है, अपील और आवेदन वाद में नहीं आता है। अगली डेफिनेशन है इसकी टोर्ट, 2M। टोर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है, जिसमें क्या नहीं होगा, जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग ना हो। ये भी नेगेटिव डेफिनेशन है और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डेफिनेशन इम्पोर्टेंट हैं। अगली डेफिनेशन है इसकी ट्रस्टी, 2N। ट्रस्टी क्या है, ट्रस्टी में क्या इंक्लूड नहीं है ये बताया गया है इसमें। तो देखिए ट्रस्टी में क्या इंक्लूड नहीं है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, बेनामीदार, बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जे रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। कौन कौन नहीं आया, देखिए बेनामीदार नहीं आया, बंधक की तुष्टि के पश्चात कब्जे में रहने वाला बंधकदार यानी मोर्गेज नहीं आया, और रॉन्गफुल पोजेशन यानी हक के बिना कब्जा रखने वाला इसमें न्यासी नहीं माने गए हैं। तो इसमें टोटल 14 डेफिनेशन है ये धारा 2 में, और मैंने इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये अर्धन्यायिक प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, ये अर्धन्यायिक प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। अर्धन्यायिक प्रक्रियाओं पर ये लागू नहीं होता है। और कब तक नहीं होता है, जब तक कि उस अधिनियम के द्वारा ही न लागू हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले जा सकते हैं, मध्यस्थता अधिनियम है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसे हम ले सकते हैं। तो उसमें जहाँ तक उसके द्वारा लागू नहीं किया गया होगा तो वो लागू जब तक लागू नहीं होगा अर्धन्यायिक प्रक्रियाओं पर। तो ये था हमारा भाग 1 था, जिसकी धारा 2 थी। ये डेफिनेशन क्लोज था ये इसका, और इसमें हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लिमिटेशन एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।